अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस कहानी की एक अजीब पहेली है और इस पहेली को सुलझाना है यूपी पुलिस को। कब तक सुलझाएगी मुझे नहीं मालूम। एक तो यूपी में चुनाव भी है, चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है, तो अब अगले कुछ वक्त तक पुलिस प्रशासन इनके लिए इलेक्शन ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। हालांकि एक और भी है कि चुनाव के दौरान नामालूम, ये आंकड़े कहते हैं, डेटा कहता है, क्राइम कम हो जाता है, फिर दूसरे तरीके का क्राइम होता है, इलेक्शन से रिलेटेड क्राइम, और बाकी जो आम क्राइम है वो गिर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कभी खुलकर आपसे तसल्ली से डिटेल में बात करूंगा पूरे डेटा के साथ। आज की कहानी जो मैंने कहा है कि उसमें एक अजीब पहेली है और ये पहेली बाद में आएगी। कहानी कानपुर के एक शख्स की है जिसका नाम है सुलभ। सुलभ का अपना एक क्रॉकरी का बिजनेस है। 2008 में अंजना नाम की एक लड़की से उसकी शादी होती है। दोनों ने लव मैरिज की थी क्योंकि दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है। शादी के करीब 12 साल गुजर जाते हैं, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। इस दौरान में इन दोनों को 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटे। एक की उम्र इस वक्त हो गई है 11 साल, उसका नाम है आयान, और दूसरा है नभ जिसकी उम्र है 5 साल। तो सुलभ, उसकी पत्नी अंजना, दोनों बच्चे, परिवार खुश, काम धंधा भी ठीक, जिंदगी बिल्कुल आसान और अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर अचानक इस परिवार पे एक तूफान टूटता है। 22 दिसंबर 2021, यानी कि अभी पिछले महीने की बात है। 22 दिसंबर 2021 की रात अंजना अचानक घर से गायब हो जाती है। अब अंजना गायब हो गई और ये पहली बार हुआ शादी के 12 साल में। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि अंजना लड़कर झगड़कर गुस्से में कहीं गई हो। दोनों ने लव मैरिज किया था, इसलिए परिवार वाले भी मानते थे कि दोनों बहुत खुश हैं। अब अंजना गायब हो गई। 22 का 23 दिसंबर हो जाता है। 23 दिसंबर की सुबह तक पता चलता है अंजना के घर वालों को भी कि अंजना गायब है। वो लोग भी परेशान होते हैं। इसके बाद अंजना की एक बहन है बबली, उसे कुछ शक होता है और वो एक पुलिस स्टेशन है नज़ीराबाद कानपुर में, वो वहाँ जाती है और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा मेरी बहन 22 दिसंबर की रात से गायब है। तो हमारे यहाँ जो ढर रहा है रवैया आमतौर पर पुलिस का ऐसे गुमशुदगी के केस में शुरुआत में उतना सीरियसली लेते नहीं हैं, बड़ा लाइटली लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, आ जाएंगी, गुस्से में गई होगी, कुछ हो गया होगा, किसी से मिलने चली गई होगी, दोस्त के पास गई होगी, यही कह के पुलिस टरका देती है। और ये एक स्टेट नहीं, पूरे देश का हाल है। तो कुछ ऐसा ही रवैया अपनाया पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने, और बबली को भी ये कहकर कि कहीं नहीं गई होगी, समझदार है, पढ़ी लिखी है, लौट आएगी। और अभी रात को ही तो गई है, कितना टाइम हुआ है। खैर, बबली वापस आ जाती है, लेकिन वो अपनी कंप्लेंट की कॉपी दे देती है। इस दौरान में सुलभ को पता चलता है कि उसके घर वाले भी परेशान हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। तो अब सुलभ भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, क्योंकि अब तक करीब 20 घंटे गुजर चुके थे और अंजना का कोई पता नहीं, मोबाइल भी घर पे ही था। तमाम दोस्तों जानने वालों से पूछ लिया, कोई जानकारी नहीं मिली। तब सुलभ ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। अब रिपोर्ट तो लिखा दी, लेकिन अंजना का कोई सुराग नहीं। दिन बीतते जा रहे हैं। अंजना के घर वाले, ख़ासतौर पर उसकी बहन, ये लोग अब परेशान। वो बार बार पुलिस स्टेशन जाएं और कहें कि आप रिपोर्ट लिख के कार्रवाई कीजिए, आप ढूंढिए। बल्कि उन्हें तो ये डाउट, उन्होंने शक जताया कि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजना का कत्ल हो गया है। अब पुलिस रीज़न पूछे तो वो कुछ बताए नहीं, लेकिन कहें कि मुझे डाउट है। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इस बात से नाराज़ बबली और उसके घर वालों ने, जब हफ्ता बीत गया, अंजना का कोई सुराग नहीं मिला, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और कहा कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, हमारी बहन को नहीं ढूंढ रही है, हमारी बहन के साथ कुछ हो सकता है। तब जब घेराव किया तो पुलिस वाले दबाव में आए। मजबूरन उन्होंने फिर रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद अब कागजी कार्रवाई शुरू हुई अंजना को ढूंढने का। लेकिन ये कार्रवाई भी हल्की फुल्की थी, चलताऊ थी, टालू थी। पुलिस ईमानदारी से अब तक अपना काम नहीं कर रही थी। अब लगभग अंजना को गायब हुए 10-12 दिन हो चुके थे और अंजना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बार बार घर वाले पुलिस स्टेशन जाते, पुलिस स्टेशन में उनको भरोसा दिया जाता, फिर वो लौट जाते कि हम ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं।
कायदे से और हकीकत में कानपुर पुलिस ने ईमानदारी से काम ही नहीं किया अपना। इसी के बाद अचानक 7 जनवरी की तारीख आ जाती है, 7 जैन, यानी कि अंजना को गायब हुए करीब 16 दिन हो गए थे। 16वें दिन कानपुर पुलिस को खबर मिलती है कि कानपुर में ही एक नदी है, जिस एक नहर बल्कि कहे, पनकी नहर, PANKI। तो कुछ लोग फ़ोन करते हैं पुलिस को 100 नंबर पे, वहाँ से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आती है। पता चलता है कि पनकी नहर के किनारे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम फ़ौरन खबर मिलते ही पहुँचती है। लाश बेहद पुरानी थी, फूली हुई थी, सड़ गल चुकी थी। देख के लग रहा था कि ये 10-15 दिन पुरानी लाश होगी। अब पुलिस उस लाश को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। इस दौरान में अंजना अभी तक गुम थी। अब पुलिस गुमशुदगी की जो लिस्ट है उसको निकालती है, तो उस वक्त ताज़ा अंजना का मामला था। तो पुलिस जो है वो अंजना के घर वालों को खबर करती है कि एक लाश मिली, आप आकर शिनाख्त कर लीजिए। अंजना की बहन बबली और बाकी लोग पहुंचते हैं मोर्चरी। वहाँ जाकर देखते हैं, बबली लाश को पहचान लेती है, रोने लगती है, कहती है मेरी बहन अंजना की लाश। पुलिस भी अब मुतमईन हो गई। अब इसके बाद पुलिस उस गुमशुदगी के केस को 302 में बदल देती है और कत्ल का मामला दर्ज करती है। अब इसके बाद तफ्तीश करती है तो पुलिस को पहला शक अंजना के पति सुलभ पे ही जाता है। बबली और मतलब कि अंजना के घर वाले, मायके वाले, वो भी सुलभ की ही तरफ उंगली उठा रहे थे। बबली तो यहाँ तक कहती कि वो पहले दिन से कह रही थी कि अंजना का कत्ल हो गया है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, और शक के घेरे में उसने अपने ही जीजा यानी कि सुलभ को रखा। अब लाश मिलने के बाद और लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने सुलभ को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद सुलभ ने मान लिया। उसने कहा हाँ, उसने 22 दिसंबर की रात को अपनी बीवी अंजना का कत्ल किया। इसके बाद उसने कहानी सुनाई, बट अभी कहानी है, पहली आखिर में बताऊंगा। इससे पहले जब पुलिस ने सुलभ को उठाया तो एक और काम किया था उसने। अब पहली बार थोड़ी ईमानदारी से काम की। इतने दिन से गुमशुदगी की रिपोर्ट पे हाथ धर के बैठी हुई थी। पुलिस ने अब CCTV फुटेज खंगाला, तो जब CCTV निकाला तो देखा कि सुलभ के घर के बाहर 28 दिसंबर की रात एक कार है और उस कार में सुलभ एक बोरी में कुछ सामान लेकर जा रहा है और उस कार में रख रहा है। उसको देख के लग रहा था कि शायद ये कोई वजनी चीज़ है, लाश भी हो सकती है। तो खैर इसके बाद लाश मिली, पहचान शिनाख्त हुई। अब सुलभ से पूछा, सुलभ ने फिर कहानी सुनाई। सुलभ की पूरी कहानी कुछ यूँ थी। उसने कहा कि शादी हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात कानपुर में ही किरण नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती, फिर किरण से उसको प्यार हो जाता है। किरण के फादर और किरण दोनों गरीब थे। किरण के फादर एक ड्राइवर थे। तो किरण की मोहब्बत में वो किरण के घर का खर्चा भी उठाता है, उसके पूरे घर का खर्च चलाता है, जो भी ज़रूरत होती है उसके लिए पैसे देता है। और दोनों के रिश्ते इतने करीब आ गए थे कि अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि सुलभ ऑलरेडी शादीशुदा था। किरण और सुलभ के रिश्ते की भनक किरण के फादर को भी लग जाती है, बट वो सुलभ को बहुत मानते थे कि उनको लगता था ये बहुत सीधा इंसान है और सारी मदद करता है, पैसे देता है, घर में सारा खर्च उठा रहा था, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हें भी इन दोनों के रिश्ते से ऐतराज़ नहीं था और उन्हें लगता था कि अगर एक बेटी उनकी सुलभ से शादी कर ले तो उनके लिए और कोई खुशी की बात नहीं होगी, उनकी बेटी का भविष्य जो है वो बड़ा सुरक्षित होगा। तो अब किरण के पिता भी इस रिश्ते से सहमत थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंजना को इन दोनों के रिश्ते की भनक मिल गई। जब ये भनक मिली तो फिर अंजना और इसमें झगड़ा शुरू हो गया। अंजना ने यह बात अपनी बहन बबली को भी बताई कि किरण नाम की एक लड़की है जो उनके पति की ज़िंदगी में आई है। बबली ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इश्क का बुखार था, आसानी से कहाँ उतरता। तो किरण और सुलभ के रिश्ते बरकरार रहे। इधर अंजना के साथ घर में झगड़ा और तकरार भी जारी रहा और इसी तरीके से इन दोनों पति पत्नी के बीच में ये लड़ाई झगड़ा और किरण के रिश्ते, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 28 दिसंबर की शाम अचानक उस वक्त सुलभ घर पे था और घर पे ही शराब पी रहा था। इसी दौरान में उसका बेटा आयान
उसने आइसक्रीम खाने की ज़िद की। उसने अपनी माँ अंजना से कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। 28 दिसंबर, ठंड का, आपको पता है ठंड ऑलरेडी यूपी दिल्ली में एक ही जैसी है, कानपुर में भी ठंड उतनी होती है। तो अंजना ने कहा कि बेटा बहुत ठंड है, इस वक्त शाम को अगर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी तुम बीमार पड़ जाओगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसने आइसक्रीम खिलाने से मना कर दिया और उसे टाल दिया कि चलो कल भी तुम्हें दिन में खिलाएंगे। लेकिन अयान जिद पे अड़ा रहा, अंजना मानी नहीं। इसी दौरान में सुलभ का कज़न, उसके चाचा का बेटा ऋषभ घर आ जाता है। वो देखता है अयान रो रहा है, ज़िद कर रहा है आइसक्रीम के लिए, तो वो कहता कोई बात नहीं भाभी, और वो जबरन अयान को लेके बाहर चला जाता है और वो उसको आइसक्रीम खिला देता है। वापस आता है तो पता चलता है कि आइसक्रीम खिलाया। अंजना इस बात से गुस्सा होती है ऋषभ से भी, और वो इस बात पे लड़ती है अपने पति सुलभ से भी कि मैंने मना किया, बीमार पड़ जाएगा, और देखो तुम्हारे भाई ने जाकर आइसक्रीम खिला दी। अब इस बात को लेके दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान में फिर इसी बीच ऋषभ भी देखता है घर में झगड़ा हो रहा है, तो वो अयान को लेके बाहर निकल जाता है। अब इधर घर में झगड़ा तेज़ी से बढ़ जाता है। ऑलरेडी सुलभ ने शराब पी रखी थी। इस दौरान में वो अंजना पे हाथ उठा देता है। अंजना भी पलट कर सुलभ का कॉलर पकड़ लेती है। इस बात से सुलभ को और गुस्सा आता है। इसके बाद वो अंजना के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट देता है गुस्से में, और जब तक उसका गुस्सा शांत होता तब तक अंजना की जान जा चुकी थी। सुलभ ने अपने हाथों से ही अंजना का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद वो घबराया हुआ अंजना की लाश को एक बोरी में रखता है, बोरी को कार में डालता है और सीधे पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड किरण के घर पर। उस वक्त किरण घर पे थी, उसके पिता घर पर थे। वहाँ जाने के बाद वो ऋषभ को फ़ोन करता और अपने पास बुलाता है। ऋषभ भी अब किरण के घर आ जाता है। फिर वो सारी बात बताता है कि उसके हाथों ये हो गया। अब होने को सब कुछ हो चुका। अब कहता है कि हमें लाश को ठिकाने लगाना और छुपाना है। तो सबसे पहले अंजना की शिनाख्त मिटानी थी। अब ये लोग किरण के घर में ही पेट्रोल लाकर और वो उसकी चेहरे वहरे को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही आग लगाई थी कि बहुत तेज़ धुआं हुआ। वो घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन कपड़ा वपड़ा डालकर फिर बॉडी की आग को बुझा दिया। उन्हें लगा कि अगर लाश जलाएंगे तो आस पड़ोस के लोग चौकन्ने हो जाएंगे, धुआं तेज़ी से उठेगा। फिर उन्होंने लाश के कुछ तेज़ धार चाकुओं से उसकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की। कमरे में खून भी फैला हुआ था। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें लगा कि बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने लाश को बोरी में पैक किया और एक दूसरी गाड़ी में, जो ऋषभ की गाड़ी थी, उसमें देर रात इन्होंने लाश रखी और लाश को रखने के बाद वहाँ से निकल गए और कुछ दूर पर एक नदी है, वहाँ पांडू नदी, ले जाकर उस पांडू नदी में अंजना की लाश फेंक दी। लाश फेंकने के बाद ये वापस आते हैं, दोनों गाड़ियों को धुलते हैं क्योंकि उसमें खून के निशान थे। सारे कपड़े वपड़े हटाते हैं। अच्छा, अंजना की लाश फेंकने से पहले उसके सारे कपड़े वपड़े भी उन्होंने बदल दिए, हटा दिए, ताकि उसकी शिनाख्त ना हो। कमरे में लाश को बर्बाद करने की वजह से जो खून वून के छींटे थे उन्होंने सारा साफ़ किया। इवन किरण के घर की पुताई भी करा दी ताकि दीवार वार पे जो धब्बे हैं वो सब हट जाए। और उन्हें लगा कि अब अंजना की लाश की शिनाख्त नहीं होगी, नदी में फेंक दी है, मगरमच्छ खा जाएगा या बहकर लाश कहीं दूर चली जाएगी, ये सोचकर चले आए। 16 दिन तक लाश इधर उधर रही भी। 16वें दिन 7 जनवरी को ये लाश मिली। तो अब लाश मिल गई थी। इधर पुलिस ने उन सब के नाखून के अंदर से भी बहुत सारे सैंपल लिए। गाड़ी हालांकि उन्होंने धो दी थी, लेकिन वहाँ से भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सैंपल उठाए, तो सारी चीज़ों को मिलान कराया। और इसके बाद 7 जनवरी को जब लाश मिली, बबली ने शिनाख्त कर ली, तो फिर क्लियर हो गया कि अंजना की लाश। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वालों को सौंपने के बाद अब अंजना का अंतिम संस्कार होना था। उसका पति सुलभ पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन अंतिम संस्कार था और वो पति था, तो पुलिस की कस्टडी में उसे शमशान ले जाया गया। चूँकि लाश 15 दिन पुरानी थी, फूल गई थी, सड़ी गली थी, तो उसे पोस्टमार्टम के बाद एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके दिया गया था। लाश को शमशान ले जाया गया, चिता पर लेटाई गई।
अब मुखाग्नि देने का काम, चूँकि पति के ऊपर ही अपनी पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम था, तो वो अपना हक खो चुका था अपनी पत्नी को आग देने का। तो ये तय हुआ कि मुखाग्नि अंजना का बेटा देगा, यानी आयान, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल। आयान को चिता के करीब लाया गया। आग देने से पहले आयान को आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखना था, वो दिखाया गया। लेकिन जैसे ही आयान ने अपनी माँ का चेहरा देखा, उसने वहीं पे बोला कि ये मेरी माँ नहीं है। लोगों को लगा कि बच्चा है, एक तो लाश 15 दिन पुरानी है, बदल गई है, थोड़ी फूल गई है, तो उससे कहा गया कि बेटा इस तरीके से लाश बदल जाती। उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अपने माँ के नक्शे को, अपने माँ के रंग को, आँखों को, नाक को, होंठ को, कानों को, बोला ये कहीं से मेरी माँ है ही नहीं। अब जब उसने कई बार ये बात कही तो लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसने न सिर्फ ये कहा कि ये मेरी माँ नहीं है, बल्कि उसने कहा कि मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी और की माँ को क्यों दूं, और ये मेरी माँ नहीं है। अब जब उसने बहुत इस तरह से बात की तो लोगों को भी फिर शक हुआ। पुलिस तो थी ही, अब पुलिस के सामने भी अजीब उलझन आ गई कि ये क्या है। जिस अंजना की बहन बबली ने लाश की शिनाख्त की, उसको अंजना का बेटा ही मानने से इनकार क्यों कर रहा है। खैर उस वक्त अब हालात ऐसे हो गए थे, लेकिन फिर भी आयान को समझाया घर के बुजुर्गों ने कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम दो। और बड़ी मुश्किल से मना कर समझा कर उस लाश का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि उस लाश के डीएनए सैंपल पुलिस ने पहले से ही कलेक्ट कर लिए थे। अब लाश का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन शमशान में उठी बात आयान की हर एक के कानों तक पहुंच चुकी थी, पुलिस तक भी पहुंची। अब पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि एक आयान की मौसी यानी कि अंजना की बहन कह रही है कि ये उसकी लाश अंजना की है, और अंजना का बेटा कह रहा है कि ये लाश उसकी नहीं है। अब यहाँ लोगों ने पूछा कि जो सुलभ है, जिसने कत्ल किया अंजना का, वो क्या कहता है। यहाँ पे कानपुर पुलिस की थोड़ी लापरवाही सामने आई। जिस दिन ये लाश मिली थी 7 जनवरी को, उस दिन बबली ने मोर्चरी में देखा और कहा कि ये मेरी बहन की लाश। अब कैसे पहचाना, तो पुलिस ने बाद में बताया कि उसने पैर देखकर पहचाना। अब ये बड़ा अजीब सा और अटपटा भी, बेतुका सा भी लगता है कि कोई या तो पैर पे कोई ख़ास निशान हो, कई लोगों के कुछ अजीब तरह के तिल होते हैं, कुछ उंगलियों की बनावट, कुछ पैर की बनावट, जो आपको बाकी इंसानों के पैरों से अलग करे। तो ऐसा कुछ नहीं था, अंजना के पैर आम इंसानों जैसे पैर थे। तो पैर देखकर पहचानना ये अपने आप में एक बात गले नहीं उतरी। दूसरी ये कि चलो उसने पहचाना, और किस किस ने पहचाना, तो पता चला कि उसके पति से पुलिस ने ये जहमत ही नहीं उठवाई कि उसको भी लाश देखकर बोले कि यही है। यानी जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था, उस सुलभ जो पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस उसको मोर्चरी नहीं ले गई, उससे लाश की शिनाख्त नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि एक बबली ने शिनाख्त कर ली, पुलिस को लगा उसका काम पूरा हो गया, और उसने ये मतलब मेहनत ही नहीं की कि चलो इससे भी शिनाख्त करा लें, तो अब उससे कराई नहीं। अब इसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा कह रहा है, तब उसने एक और बात बताई जो पुलिस की लापरवाही खोलती। 7 जनवरी को जो लाश मिली थी, जिसको बबली ने कहा ये अंजना है, वो कानपुर के पनकी नदी से मिली थी, बल्कि पनकी नहर से। और जिस इकरार जुर्म के ऊपर पुलिस ने सुलभ को गिरफ्तार किया, उसने अपने बयान में कहानी सुनाई कि मैंने घर पे गला घोटा, अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले गया, वहाँ लाश को थोड़ा सा उसकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की, और फिर वहाँ से हम पांडू नदी में ले जाकर हमने लाश फेंकी। अब पांडू नदी और पनकी नहर ये दोनों 2 दिशाओं में। जो पनकी नहर है वो करीब 50 किलोमीटर दूर है पांडी नदी से। जिस जगह पे घर था किरण का, वहाँ से पांडू नदी ज़्यादा करीब था और पनकी नहर ज़्यादा दूर। लेकिन ज़्यादा दूर जाकर सुलभ ने लाश फेंकी। तो अब सवाल ये था कि कातिल कह रहा है कि मैंने लाश कहाँ ठिकाने लगाया। पुलिस उसके कत्ले की बात तो मान रही है, सारी चीज़ें मान रही है, लेकिन जहाँ उसने लाश फेंकने की बात की, वही बात उसने पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया। लाश बरामद करती है पनकी नहर से, और कातिल लाश फेंक रहा है पांडू नदी में।
इन दोनों चीज़ों के ऊपर पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब बेटे ने शिनाख्त करने से मना किया और कहा ये मेरी मम्मी नहीं है, तब पुलिस की आंखें खुली। पुलिस की टीम भागी फिर पांडू नदी में बड़े लाश ढूंढे गए, लेकिन कोई लाश कम से कम अंजना की नहीं मिली। अब पुलिस के पास डीएनए सैंपल, थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाई कानपुर पुलिस ने कि वो सैंपल ले लिया था। उस सैंपल को अब भेज दिया गया, क्योंकि अयान भी है, सुलभ भी है। तो अंजना की लाश, जिसकी चिता को आग देने से पहले अयान ने कहा मेरी माँ है, नहीं है, वो लाश अंजना की ही थी। ये डीएनए की सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आएगी तो क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो भी क्लियर होगा। तो फिलहाल ये कहानी, ये पहेली अभी भी अबूझी सी है। अभी इस पहेली का हल नहीं निकला, और वो ये कि जिस लाश को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, जिस लाश को अंजना की बहन बबली ने पहचाना और जिस लाश को अंजना के बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया, वो लाश है किसकी, अंजना की या किसी दूसरी महिला की। अगर वो लाश अंजना की है तो ठीक, और अगर दूसरी की है तो सवाल ये है कि वो दूसरी महिला कौन है, क्योंकि सुलभ ने कत्ल एक किया तो फिर 2 लाशें कहाँ से आ गई। अगर वो लाश दूसरी है तो इसका मतलब है अंजना की पहली लाश हुई। तो एक कत्ल और 2 लाश की ये पहेली अभी उलझी हुई है। अब सवाल ये है कि ये लाश किसकी हो सकती है। तो हमने हमारे जो रिपोर्टर हैं कानपुर में, रंजय सिंह, उनसे भी बात की लंबी, और ये सारी डिटेल भी रंजय सिंह ने दिया। बड़े मेहनती और बड़े सज्जन शख्स हैं रंजय सिंह, बड़े प्यारे भी हैं। तो उन्हीं की ये पूरी खबर भी है। तो रंजन सिंह ने ये बताया है कि जो नदी है, पनकी नहर, जहाँ से ये लाश मिली, जिसको अंजना की लाश बताई गई, साल में औसतन 6-12 लाशें यहाँ पे तैरते हुए इधर उधर से आ जाती हैं। अच्छा, अपने यहाँ नदियों की बहुत सारी सीमा जो है वो वैसी ही नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी मिलती हैं, तो कई बार लाशें बहती हुई भी चली आती हैं। तो उनका, रंजय सिंह का ये बताना था कि यहाँ पे लाशें साल में 6-12 यूं ही लावारिस लाशें भी तैरती हुई आ जाती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि जिस लाश को अंजना की लाश बताया गया और बबली ने पहचाना, वो लाश ऐसी ही एक तैरती हुई लाश किसी दूसरी जगह से यहाँ आई और किनारे पे अटक गई, और किसी ने देखा और पुलिस को खबर कर दी, और फिर उसको अंजना की लाश मान ली गई। बहुत मुमकिन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये लाश अंजना की ही हो, लेकिन फिर यहाँ सवाल ये है कि कातिल कह रहा है कि उसने पांडू नदी में अंजना की लाश को ठिकाने लगाया, और लाश मिल रही है पनकी नहर में। तो ये सफ़र क्या मुमकिन है कि वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक भी पहुँच सके। रंजय सिंह ने कहा कि इस पहेली का जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन लोगों का यही मानना है कि शायद ये लाश अंजना की नहीं है, ये लाश किसी और महिला की है। और दूसरा ये भी मान रहे हैं कि ये सुलभ ने एक ही कत्ल किया, 2 नहीं किए। तो बहुत मुमकिन है कि वो लाश तैरती भी आ गई और गलती से पुलिस और अंजना के घर वालों ने, उसके ख़ास तौर पे बहन ने, इसे अंजना की लाश मान ली। तो जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी, मेरा वादा है आपसे, उस दिन इस कहानी में इसका पूरा अपडेट आपको दूंगा। और मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर ये आ जानी चाहिए रिपोर्ट, क्योंकि अभी शायद पुलिस ने कल भेजा है या भेजने वाली है, कानपुर पुलिस। तो इस पहेली का जो भी हल होगा, जो इसका सही जवाब होगा, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं रंजय के भी टच में रहूँगा ताकि वो मुझे अपडेट देते रहें। तो थैंक यू रंजय, एक तो आपको इन सारे अपडेट देने के लिए। अब कहानी ख़त्म हो उससे पहले आज का फिर वही